हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स डॉट मार्केट। मैं हूं सूरज कुमार शर्मा, CFA लेवल 3 क्लियर्ड और एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। विकसित भारत के विजन के साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का ₹53.47 लाख करोड़ का यूनियन बजट प्रेजेंट किया है। इस बजट को एक युवा शक्ति ड्रिवन बजट कहा जा रहा है, जहां गवर्नमेंट का फोकस पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस पर रहने की बात की गई है। लेकिन अगर हम अनाउंसमेंट्स को ध्यान से देखें तो इन सेक्शंस के लिए डायरेक्ट और बिग टिकट बेनिफिट्स ज्यादा नजर नहीं आते। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ये बजट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या हिस्टोरिक बजट नहीं है। ये लार्जली लास्ट ईयर के बजट का कंटिन्यूएशन है, जहां ग्रोथ को सपोर्ट किया गया है लेकिन साथ ही फिस्कल डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखा गया। ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड, डिसिप्लिन और प्रेडिक्टेबल बजट रहा है। हाँ, कुछ की हाइलाइट्स जरूर रहे जिनके चलते मार्केट्स में शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बजट को समझने के लिए कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जरूरी होती है, सेक्टर वाइज क्या बदलाव आए हैं, क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, और करंट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल बजट आउटलुक क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बजट होता क्या है। बजट को आप बिल्कुल घर के बजट की तरह ही समझिए। जैसे घर में पहले हम देखते हैं कि इनकम कहां से आएगी, जैसे सैलरी, बिजनेस या रेंट। फिर हम प्लान करते हैं कि खर्चा कहां होगा, जैसे कि बिल्स में, ग्रोसरीज, फीस और लोन रीपेमेंट्स। अगर किसी साल खर्चा इनकम से ज्यादा हो जाता है तो हमें उधार लेना पड़ता है। बस यही कॉन्सेप्ट नेशनल लेवल पर अप्लाई होता है। इतना ही सिंपल है। नेशनल लेवल पे समझें तो जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर उसकी टोटल इनकम से ज्यादा होता है तो जो गैप बनता है उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और वेलफेयर पर खर्चा करना जरूरी है। इस वजह से फिस्कल डेफिसिट होना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिस्कल डेफिसिट को एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं देखा जाता, बल्कि GDP के परसेंटेज के रूप में देखा जाता है। क्योंकि अगर इकोनॉमी ग्रो करती रहे और GDP बढ़ता रहे तो डेट और डेफिसिट को मैनेज करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। अब अगर हम डेटा देखें तो कोविड पीरियड में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट लगभग 9.2% ऑफ GDP तक पहुंच गया था, लेकिन अब क्लियरली एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का रिवाइज्ड एस्टीमेट लगभग 4.4% और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए बजट एस्टीमेट 4.3% रखा गया है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। साथ ही डेट टू GDP रेशियो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। बजट एस्टीमेट के मुताबिक ये लगभग 55.6% है, जो पिछले साल के 56.1% से बेटर है। इन दोनों का डिक्लाइन होना इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे कंट्री की क्रेडिट प्रोफाइल इंप्रूव होती है, डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं, फ्यूचर बोरोइंग्स लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर पॉसिबल होती है और लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट बर्डन रिड्यूस होता है। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, जो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। तो अब तक हमने देखा कि अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाता है तो एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और इसी डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, इस गैप को फुलफिल करने के लिए कंट्री डेट उठाती है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कहां से अपना इनकम जनरेट कर रही है और कहां पे एक्सपेंडिचर कर रही है। तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट के पास 1 रुपया आता है तो लगभग उस 1 रुपये का 24% बोरोइंग से आता है, यानी कि डेट से आता है, और 21% इनकम टैक्स से, और बाकी आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, GST और अदर सोर्सेस से। अब बात करते हैं खर्चे की, कि ये जो 1 रुपया इनकम सरकार ने किया है वो खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है। उस 1 रुपये का 22% यानी 22 पैसा जाता है स्टेट्स को, जो कि नॉर्मल है स्टेट्स के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा 20% सिर्फ डेट के इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। सोचिए ये कितना बड़ा फिगर है। और बाकी जाता है डिफेंस, वेलफेयर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। यह अप्रोच मोदी गवर्नमेंट की फिलोसॉफी के साथ अलाइंड है, जहां कंट्री की सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन को भी टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। ओवरऑल इस बजट का क्लियर मैसेज है,
ग्रोथ के साथ फिस्कल डिसिप्लिन। गवर्नमेंट लगभग 7% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन बोरोइंग को अनकंट्रोल्ड नहीं छोड़ रही है। अब तक हमने समझा कि बजट कहते किसे हैं और बजट होता क्या है। अब चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन पे, जहां हम समझते हैं कि इस साल के बजट में क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि इस बजट का बैकबोन रहा है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए ₹12.2 लाख करोड़ प्रपोज किया गया है, जो पिछले साल ₹11.2 लाख करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2015 में सिर्फ ₹2 लाख करोड़ के आसपास था। गवर्नमेंट का इंटेंट क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का मोमेंटम स्लो ना हो, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। इसी के अंडर लॉजिस्टिक्स के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस किया गया है, जो ईस्ट में दानकुनी से वेस्ट में सूरत तक कनेक्ट होगा। अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वाटरवेज डेवलप करने का प्लान है, जिससे मिनरल रिच एरियाज, इंडस्ट्रियल सेंटर्स और पोर्ट्स बेटर कनेक्ट होंगे। कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करके इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट का शेयर 6% से 12% तक ले जाने का विजन 2047 तक रखा गया है। पैसेंजर कनेक्टिविटी के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं, जैसे मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी और चेन्नई बेंगलुरु एक्सेट्रा। सस्टेनेबिलिटी के लिए कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए ₹20,000 करोड़ का आउटले प्रपोज किया गया है, जो पावर, स्टील, सीमेंट और केमिकल सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर भी गवर्नमेंट का खास फोकस है और इसे स्केल करने के लिए गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को टारगेट किया है। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के लिए ₹10,000 करोड़ का आउटले रखा गया है, जिसका एम इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। मेडिकल टूरिज्म पर फोकस बढ़ाया गया है। देश में 5 डेडिकेटेड मेडिकल टूरिज्म हब्स डेवलप किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के साथ, जिससे इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में पोजीशन किया जा सके। साथ ही 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा सेटअप किए जाएंगे, जो आयुष फार्मेसीज और ड्रग टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड करेंगे। सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया है। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने का प्लान है। केमिकल्स, कैपिटल गुड्स और टेक्सटाइल्स के लिए भी फोकस्ड सपोर्ट अनाउंस किया गया है, जिसमें 3 केमिकल पार्क्स, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹10,000 करोड़ का एलोकेशन शामिल है। MSMEs यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ₹10,000 करोड़ का स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड प्रोपोज किया गया है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को ₹2,000 करोड़ से टॉप अप किया गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम रिफॉर्म्स के थ्रू लिक्विडिटी इंप्रूव करने पर भी फोकस किया गया है। MSMEs की ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी इस पर खास ध्यान दिया है और एक नया टर्म लेकर आई है, चैंपियन MSMEs, जहां वो MSMEs को फ्यूचर में और अपग्रेड और पावरफुल बनाना चाहती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए विकसित भारत के विजन के साथ हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग अनाउंस की गई है। इसके साथ साथ ये देखकर भी अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट को अब समझ में आ गया है कि इंडिया का बॉन्ड मार्केट भी अब इंटरेस्ट गेन कर रहा है और इसीलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डिपेंड करने के लिए मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क और टोटल रिटर्न स्वैप्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो मार्केट मेकिंग क्या है? मार्केट मेकिंग का सिंपल मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां पे बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट किया जाए। इन शॉर्ट, बॉन्ड्स को खरीदना और बेचना इजी हो पाए। बॉन्ड्स के अंदर में ही म्युनिसिपल बॉन्ड्स को प्रमोट करने के लिए ₹1,000 करोड़ से ऊपर के सिंगल इशुएंस पर ₹100 करोड़ का इंसेंटिव अनाउंस किया गया है। मतलब समझिए, अगर कोई म्युनिसिपैलिटी 1000 करोड़ से ऊपर का बॉन्ड लेकर आती है तो उसमें 100 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, यानी कि उस म्युनिसिपैलिटी को सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट ही रीपे करना है और वो 100 करोड़ रीपे नहीं करना, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट रीपे करेगी। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और मार्केट भी काफी अच्छा ही रिएक्ट कर रहा था। ज्यादा अच्छा नहीं तो ज्यादा खराब भी नहीं, एक मॉडरेट रिएक्शन था।
लेकिन इसके बाद ही एक ऐसा अनाउंसमेंट होता है जिसके कारण मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो क्या अनाउंसमेंट हुआ, समझते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT नोटिसेबली इंक्रीज किया गया है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर टैक्स 0.02% से 0.05% और ऑप्शंस में अब फ्लैट 0.15% टैक्स लगेगा। इससे एक्टिव ट्रेडर्स के ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बढ़ेंगे, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पर इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट का मानना है कि इससे एक्सेसिव स्पेकुलेशन कम होगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी। ये सब तो ठीक था, पर जो मेन सवाल है वो ये है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें सस्ती हुई। इस बजट में ओवरसीज टूर पैकेजेस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS को 2% कर दिया गया है, जो कि पहले 20% था। वहीं फॉरेन एजुकेशन और मेडिकल पर्पसेस के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी 2% हो गया है, जो कि पहले 5% था। कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, ग्रीन एनर्जी इनपुट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, शूज और गारमेंट्स रिलेटिवली सस्ते हो सकते हैं। दूसरी तरफ वहीं देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है। जैसा कि हमने बात कहा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग महंगी हुई है। सिगरेट्स, टोबैको और कोल पर टैक्स बर्डन बढ़ा है, जिसके कारण ये सारी चीजें भी महंगी हुई है। सो अब रैप अप करते हैं। यूनियन बजट 2026 एक लॉन्ग टर्म विजन ओरिएंटेड बजट है। ये बजट शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करता है। इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर और क्वालिटी फाइनेंशियल्स जैसे थीम्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ज्यादा रेलिवेंट हो सकते हैं। आज के ग्लोबल एनवायरनमेंट में जहां जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर्स, कमोडिटी वॉलेटिलिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वहां ये बजट एक स्टेबिलिटी फोकस्ड अप्रोच दिखाता है, ना अग्रेसिव ना डिफेंसिव, बल्कि स्टेडी और सेंसिबल। पर जो मेन सवाल सबके मन में ये रहता है कि अनाउंसमेंट्स तो ठीक है, स्कीम्स तो ठीक है, पर क्या ये फील्ड पर ऑन ग्राउंड उतर पाता है या नहीं? ये सवाल का जवाब तो आने वाले टाइम में ही मिलेगा। आपको ये बजट कैसा लगा? आपकी क्या राय है? मैंने कुछ मिस आउट किया है तो वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।